कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन का था पता नहीं। ऐसी कुछ कंडीशन अपने साथ होती है जब अपन बात करते हैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की। चलिए इस समस्या का संपूर्ण समाधान इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, विड्थ ऑफ स्लिट, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में। इस वीडियो में मैंने ना कुछ अलग तरह से करने की कोशिश करी है। चीज़ों को आपको लग रहा होगा कि बाबा जी इतनी आसान कैसे हो सकती हैं, देखने का नज़रिया बदलने की पूरी कोशिश करी है। अगर अपन देखें एक वेव की बात करें तो बेसिकली अपन एक वेव को जब भी पिक्चराइज करते हैं एक साइन की तरह करते हैं। ऑल्दो अकेला साइन ही वेव नहीं है, बट हाँ ऐसा हम जब पिक्चराइज करते हैं तो हमेशा साइन ही दिखता है। तो मैं तुमको अब वहीं से लेके चलता हूं और बहुत जल्दी से एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की समस्या को समाधान कर देते हैं। ठीक है, सो देखो यार, ये मेरे पास एक वेव है। अगर हम देखें तो 0 डिग्री पर ये 0 है। जब हम यहां पर आते हैं साइन 180 होता है 0, साइन π/2 90 डिग्री होता है मैक्सिमम, साइन 3π/2 मतलब 270 होता है -1, और साइन 360 वापस घूमकर वहीं आ गए 0 पे, तो ये हो जाता है साइन 0 या साइन 2π, वापस से हो गया अपने पास 0। फिर से यही साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। जब जब आप एंगल के टर्म्स में बात करते हो, रेडियन में रख रहे हो भले ही या डिग्री में रख रहे हो, तो आप बात कर रहे होते हो फेज की। दो चीजें हैं आपके पास, दोनों के एंगल्स का जो डिफरेंस है वो आप बोल दोगे फेज डिफरेंस है। और जब हम बात करते हैं चलने की, मतलब कि लेंथ वाइज, अब यार तुम खुद सोचो, वेव्स जब चल रही होंगी तुम काउंट कर पाओगे क्या कितनी वो हो गई? नहीं हुई, नहीं काउंट कर पाओगे। तो हम काउंट करते हैं इस चीज को वेव लेंथ के टर्म्स में। एक साइकिल में जो वेव डिस्टेंस चलती है ये एक कंप्लीट साइकिल है, इसके बाद ये दोबारा रिपीट होगा। तो वो जो छोटी सी चीज होती है ना जो अपने आप को कंटिन्यूअसली रिपीट कर रही होती है, उसको अपन बोलते हैं उसका साइकिल। और ये जो साइकिल है, इस साइकिल में जो तुम डिस्टेंस चलोगे उस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं उस वेव की वेवलेंथ। हम पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ के आ चुके हैं, हम लोगों ने ये दिमाग लगा लिया है कि वेवलेंथ क्या होता है। और अगर नहीं है तो इतना याद रखो, वेव चल रही है ना, अब ऐसे ऐसे तुम भी घूमोगे थोड़ी ना, तो तुम लेंथ देखते हो कि एक साइकिल में कितना आगे बढ़ी, और वो कहलाती है उसकी वेवलेंथ। अब बुकिश फॉर्मूले की तरफ अगर अपन चलें तो अपन ये कहते हैं कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है λ/2π इंटू फेज डिफरेंस। बट इतना याद कौन रखे, और मैंने यहां पर इसलिए लिख दिया कि किसी को ये ना लगे कि बाबा जी ने इससे हमारा पीछा छुड़ा दिया, हम फॉर्मूले से हम नहीं, हमें तो फॉर्मूला अच्छा लगता है। कई लोग होते हैं, बट मैं कहता हूं उस फॉर्मूले की तरफ मत जाओ। तुम तो ऐसा देखो, बूटी तुम्हारे काम आ जाएगी। जब भी फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस की तरफ जाना हो, उल्टा भी कर सकते हैं इसी का, जब मगर अभी फिलहाल फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस, मतलब कि तुम पहले एंगल्स के टर्म्स में बात कर रहे थे और अब तुमको उसको लेंथ के टर्म्स में लेके जाना है। तो गौर से देखो, जब तुम एक साइकिल पूरा आगे बढ़ रहे हो तो कितना एंगल तुमने ट्रेवल करा? 2π, और लेंथ कितनी ट्रेवल करी? लैम्डा। बस मैंने इसी चीज को पकड़ लिया और मैंने ये कहा कि जब भी आपको फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस में जाना है तो 2π को रिप्लेस कर दो लैम्डा से, बस आपका आंसर आ जाएगा पाथ डिफरेंस में। या फिर अगर लगता है भाई 2π नहीं, तो पाई जो है, पाई मतलब आधी साइकिल हो गई, हाफ साइकिल हो गया। हाफ साइकिल में कितना चलोगे यहां से यहां तक? λ/2, हाफ वेवलेंथ। तो पाई को रिप्लेस कर दो λ/2 से। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी ने मुझसे कहा कि फेज डिफरेंस है मेरे पास 2π/λ, ये मेरे पास है फेज डिफरेंस, जल्दी से बताओ आप मुझे कि मेरा पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना तुझे भाई, तू बस इस 2π को रिप्लेस कर दे लैम्डा से, आंसर आ गया λ/3। किसी ने मुझसे कहा कि मेरा पाथ डिफरेंस है λ/4, मुझे फेज डिफरेंस चाहिए। अगर मुझे फेज डिफरेंस चाहिए तो कुछ मत करो, अब आपको एंगल के टर्म्स में जाना है, पाई के टर्म्स में जाना है, क्योंकि फेज की बात हो रही है। तो आप लैम्डा को रिप्लेस कर दो 2π से, आंसर आ गया 2π/4 यानी कि π/2। सो ये π/2 आपकी जो है वो फेज डिफरेंस हो जाएगा अगर पाथ डिफरेंस λ/4 हुआ तो। हो गया ना आसान? मैंने कहा था ना बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ देखने का तरीका बदलना है। 2π को रिप्लेस कर दो लैम्डा से, फेज से पहुंच जाओगे वेवलेंथ में। और इस चीज को दिमाग में बैठा लो जब जब, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने इतने साल से करवाया चीजों को और हर बार एक ही चीज नोट करता हूं, कितने भी अच्छे से पढ़ा लो याद ही नहीं रहता। फेज में पाथ कर देते हैं, पाथ में फेज कर देते हैं। कुछ मत सोचो, इतना सोचो फेज की बात हो रही है मतलब एंगल की बात हो रही है, तो आंसर मतलब जो दिया होगा वो पाई के टर्म्स में चाहिए।
और जब भी पाथ डिफरेंस की बात होगी तो हमको लैम्डा के टर्म्स में, अगर किसी ने लिखा λ/3 तो मैं लैम्डा देखते ही बोल दूंगा ये पाथ डिफरेंस है। किसी ने कहा 2π/3, कुछ नहीं बताया तो ये देखते से ही बता दूंगा कि ये फेज डिफरेंस है। अगर पाथ और फेज में मुझे कंफ्यूजन है तो मैं फेज डिफरेंस मतलब कि मेरे पास पाई के टर्म्स में होना चाहिए, फेज डिफरेंस मतलब पाई, और पाथ डिफरेंस मतलब लैम्डा के टर्म्स में मेरी चीजें होना चाहिए। बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। मैंने सादा टाइम दिया इस चीज में, मुझे और कम टाइम देना था, बट अब ये जो टाइम मैंने दिया है मुझे लग रहा है कि ये यूजफुल है और आपके आगे जाके बहुत काम आने वाला है। अब इस चीज को समझो जो अपन पढ़ के आ चुके हैं, है ना। अपने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, अगर कंस्ट्रक्टिव होगा मतलब कि जब एम्पलीट्यूड आपका बढ़ जाता है, A1 + A2 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाता है, उस समय हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये कंडीशन निकाली थी कि जब भी दो वेव्स हों कोहेरेंट सोर्सेस, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी से के सोर्स से आए हों, भले ही एम्पलीट्यूड थोड़ा सा उनका डिफरेंट हो, तो अगर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए मतलब A1 + A2 मैक्सिमम होगा, तो वो कब होगा, जब फेज डिफरेंस होगा 2n π। अब इसी चीज को मुझसे कहा जाता पाथ डिफरेंस बताओ, मैंने जानबूझ के वहां नहीं बताया था क्योंकि आज जो मैंने पहली स्लाइड में तुमको बताया उससे अब तुम निकाल पाओगे बहुत आसानी से कि पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो फेज डिफरेंस में 2π को रिप्लेस कर दो लैम्डा से या पाई को λ/2 से, आंसर आ गया पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। अब n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 जो भी करना हो, ये एक इंटीजर है। सो यहां पर 2π को मैंने रिप्लेस कर दिया लैम्डा से या पाई को रिप्लेस कर दिया λ/2 से, और मेरा आंसर आ गया पाथ डिफरेंस का। तो अगर कोई कहे फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो कंस्ट्रक्टिव, या फिर अगर पाथ डिफरेंस तो पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रक्टिव की तो उस केस में मतलब कि जब मेरा एम्पलीट्यूड हो रहा था A1 - A2, उस केस में अगर मुझसे कोई कहे फेज डिफरेंस कितना, तो 2n - 1 इंटू पाई, यहां पर पाई को रिप्लेस कर दो λ/2 से, तो पाई को रिप्लेस कर दिया λ/2 से, तो फेज डिफरेंस कन्वर्ट हो गया पाथ डिफरेंस में, और कितना हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखो तो देखो ये 1 आएगा, n की वैल्यू 2 रखो तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 - 1, n की वैल्यू 3 रखो 6 - 1 5 λ/2। सो जब भी आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव है, मतलब कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, मतलब कि वहां पर इंटेंसिटी भी कम होगी। अभी अगली स्लाइड में वो प्रॉब्लम भी तुम्हारी सॉल्व कर दूंगा, बट अभी फिलहाल अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो कंस्ट्रक्टिव यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा पाथ डिफरेंस चाहिए। अगर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो डिस्ट्रक्टिव। मैं ये याद ही नहीं रखूंगा पाथ डिफरेंस, बट फिर भी यहां पाई को रिप्लेस कर दिया λ/2 से, तो समझ में आ गया ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 अगर पाथ डिफरेंस होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी एम्पलीट्यूड मेरा कम हो जाएगा। सो याद क्या रखना है अपन को, बेसिकली 2π को रिप्लेस करना है लैम्डा से, फेज कन्वर्ट हो जाएगा अपना पाथ में। लास्ट वीडियो में बता दिया था कब मैक्सिमा कब मिनिमा, तो बस मैंने 2π को रिप्लेस कर दिया लैम्डा से। बहुत जोर देकर बोल रहा हूं क्योंकि ये काम का है तुम्हारे एग्जाम में, और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो और काम आने वाला है। आगे आ जाओ। अब ये जो है ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर हम फंसते हैं। मैं ये कहता हूं मेरा बॉस एम्पलीट्यूड है, मैं सारी चीजें एम्पलीट्यूड के आसपास ही घुमाऊंगा, वो तो इंटेंसिटी मेरे पेपर में आता है इसीलिए मैं उसको लिंक कर रहा हूं उससे। मैंने सिर्फ इतना देखा कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। अब जो भी मैं लिखने जा रहा हूं वो मैं लिख तो रहा हूं क्योंकि हमारी बुक्स में होता है, बट मेरा सारा काम इस छोटे से फॉर्मूले से हो गया। और अगर कभी बाई चांस, क्योंकि अपन लोग क्या होता है ना, अपन एक ही सोर्स को दो बनाएंगे, वो क्यों बनाएंगे वो YDSE में बताऊंगा, तो हमसे ये कहा जाएगा लाइट कम आ रही है या ज्यादा आ रही है, वो डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज करो तुम मुझे पूरा देख पा रहे हो, बट अगर मैंने इन दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा गैप रखा तो तुम मुझे पूरा नहीं देख पा रहे हो, और ये लाइट जो है अब पूरी मेरे से नहीं जा रही है, या कहीं से लाइट अगर आ रही है तो अब ये पूरी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ओपनिंग जो है वो बहुत कम कर दी, इसे अपन बोलते हैं स्लिट। और ये जो स्लिट है इसकी विड्थ से पता चलता है कितनी इंटेंसिटी होगी, ठीक है। सो अपन को जो न्यूमेरिकल दिए जाते हैं वो कई बार स्लिट की विड्थ पर भी होते हैं, तो ये याद कर लो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट, यानी कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है विड्थ ऑफ स्लिट। याद रखो तो ठीक है, नहीं तो इंटेंसिटी वाले को याद रख लो, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। जब भी विड्थ दी जाए उसको इंटेंसिटी मानकर सॉल्व कर डालो, आंसर आ जाएगा। अब देखो, क्योंकि मैंने ये कहा इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो अब देखो ये मेरे एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट फॉर्मूला था, अगेन फ्रॉम लास्ट वीडियो आई एम कोटिंग, और मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा।
अब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, इसको मैंने आई से रिप्लेस कर दिया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। A1 स्क्वायर क्या था, पहले वाली वेव का एम्पलीट्यूड, तो A1 स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं आई से, यानी कि ये बन जाएगा पहले वाली वेव का इंटेंसिटी। A2 स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा I2 से, तो ये हो गया मेरे पास I2 दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी। अब क्योंकि ये स्क्वायर था, तो अगर मैं देखूं तो एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आई हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आई के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर मेरे पास आया A1, तो A1 को मैंने लिख दिया अंडर रूट I1, A1 इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्रोपोर्शनल टू, और A2 हो जाएगा अंडर रूट I2 के प्रोपोर्शनल कॉस फाई। फाई क्या है, फेज डिफरेंस, ठीक है। सो यहां पर अपन ने रखा, ये मेरे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था, इंटेंसिटी का अपने आप बन गया। फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल भी याद मत करना, गुग्गू मत बनना, तुम्हें ये याद रखना है, तुम्हें एम्पलीट्यूड ही दिमाग में रखना है, सिर्फ स्क्वायर कर करके उसको कन्वर्ट कर देना इंटेंसिटी में। अब मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव, अभी अपन ने देखा उस केस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड हो जाता है A1 प्लस A2, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर। अगर किसी ने कहा नहीं यार मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए इंटेंसिटी के ही टर्म्स में, पहले वाले की इंटेंसिटी I1, दूसरे वाले की I2, तो मुझे तो इसके टर्म्स में ही चाहिए, तो A1 को रिप्लेस कर दो अंडर रूट I1 से, और A2 को रिप्लेस कर दो अंडर रूट I2 से। तो ये आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर यानी A मैक्स का स्क्वायर, या फिर A1 की जगह अंडर रूट I1, A2 की जगह अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A1 माइनस A2, क्योंकि अपन ने कहा था कम हो जाएगी इंटेंसिटी। डिस्ट्रक्टिव में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस। यहां पर अगर मिनिमम इंटेंसिटी की बात करूं तो मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर कर दिया, और इंटेंसिटी के टर्म्स में ही चाहिए, तो A1 की जगह अंडर रूट I1, A2 की जगह अंडर रूट I2, ये बन गया फॉर्मूला। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कुछ भी याद नहीं करूंगा, ये मैं तो सिर्फ एम्पलीट्यूड को ही याद रखूंगा, और ये फॉर्मूला याद रखूंगा कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएंगी, बिल्कुल पक्का बोल रहा हूं, 100% बोल रहा हूं। अगर इस तरह से देखोगे, और कोई तुम्हें इस तरह से दिखाता नहीं है, तुम्हें सब ना ऐसे दिखाएंगे जैसे कि अरे ये टॉपिक ऐसा था और वैसा था, कुछ नहीं है ये टॉपिक यार। तुम इस टॉपिक को इस नजरिए से देखो कितना आसान हो रहा है ये। अब देखो तुम्हें जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में, तो A मैक्स बाय A मिन, इसका रेशो क्या आएगा, इसका रेशो आएगा A मैक्स अपॉन A मिन, यानी A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। किसी ने कहा I मैक्स बाय I मिन, आया है न्यूमेरिकल्स में जो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मिलेंगे, तो A मैक्स बाय A मिन का होल स्क्वायर, या फिर A मैक्स बाय A मिन क्या, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, तो I मैक्स बाय I मिन हो जाएगा इसका स्क्वायर। और नहीं मुझे इंटेंसिटी के टर्म्स में ही चाहिए, तो A1 को रिप्लेस कर दो अंडर रूट I1 से, A2 को रिप्लेस कर दो अंडर रूट I2 से, ये देखो मैंने कर दिया। तो A1 की जगह अंडर रूट I1, A2 की जगह अंडर रूट I2, वही फॉर्मूला बन गया। मैंने बिल्कुल भी, सच बता रहा हूं तुमको, मैंने इन सारे फॉर्मूलाज को याद नहीं किया है, मैंने सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड को पकड़ लिया, एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले को पकड़ लिया, और एक फॉर्मूला पकड़ लिया, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और ये सारी कहानी मेरे सामने हो गई। और नोट्स में नीचे तुम्हें मिल जाएगी, बाई चांस किसी वीडियो के उसी दिन नोट्स नहीं मिलते हैं तो वो नेक्स्ट डे तक अपलोड हो जाते हैं, और आपको एक नोटिफिकेशन कम्युनिटी पे मिल जाता है कि ऑल नोट्स आर अपलोडेड। तो प्लीज डू चेक एंड डाउनलोड दीज नोट्स, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। हमने बिल्कुल एक नया नजरिया देखा है, हमने बिल्कुल एक नई अप्रोच देखी है, जिसके साथ अब हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं। होपफुली ये तुम्हारे लिए बहुत आसान बन रहे होंगे, और अब जो न्यूमेरिकल होंगे वो और आसान हो जाएंगे इन सारे फॉर्मूला से। फिर से बोल रहा हूं, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो हमें वेक्टर वाले फॉर्मूले से याद है। तो भाई इसी तरह से शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो। अब चीजें हमारी पॉजिटिव साइड पर जा रही हैं, अब तुम्हारे नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ जाएंगे, ताकि तुम्हारा सिलेबस तुम जैसा चाह रहे हो उतने ही जल्दी हो जाए, और प्लेज तो तुम्हें फिर मिल ही रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और प्यारे प्यारे कमेंट करना तो गलती से भी मत भूलना। दोस्तों, जैसे मेरी बातें तुम्हारे लिए मोटिवेशन है, तुम्हारे कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।